शुरू तो नहीं होते, एक जबरदस्त दबा दिया तो हम मानते हैं ना भाई, सॉरी यहाँ मानूंगा x, लेकिन तीनों को एक अगर से AIPMT का एक ओल्ड क्वेश्चन याद रह जाएगी ये बात। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस और पूरा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स पोडियम पर, जिसमें कि हम लोग आज वेक्टर का लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की, यूनिट वेक्टर्स की, इससे आगे भी कुछ बातें और देखेंगे। इसमें आज वाली जो लेक्चर है उसके अंदर आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा कि AIPMT, नीट और JEE में आए हुए हैं। तो आज वाले लेक्चर की बातें हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा पुराने लेक्चर से। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो आप लोग उनकी या तो हेड से हेड जोड़ दो या फिर उनकी टेल से टेल जोड़ दो, और फिर उनके बीच में जो छोटा एंगल होता है वो हम देख सकते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एक वेक्टर के पास ले दे के केवल दो ही चीज़ें होती हैं। या तो वेक्टर के पास, देखो भाई, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें होती है वेक्टर के पास, इन दोनों के अलावा उसके पास कुछ होता ही नहीं है, और डायरेक्शन पक्का काम भी आती है। तो सर, अगर मान लो मैं आपके सामने एक वेक्टर बनाऊं, तो याद रखो लास्ट लेक्चर से मैंने यहाँ पर इसको बनाया, ये AK, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब आपको पता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं इस तरीके से इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो वेक्टर बनेगा वो A वेक्टर बनेगा, और अगर मैं A वेक्टर को लिखना चाहूँ तो आप लिखेंगे A वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू A वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को लिख सकते हैं। उसकी डायरेक्शन लिख दो, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, दोनों को साथ में लिख दोगे तो वो पूरा वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब ना कुछ चीज़ें कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वेक्टर चेंज कैसे होता है। अगर मान लो ये वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन है ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड है इतना, इसकी लेंथ ही तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना। तो अगर ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूं, तो बेचारे के पास दो चीज़ थी, एक थी उसकी डायरेक्शन, एक था उसका मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि ना मेरी डायरेक्शन बदलो ना मेरा मैग्नीट्यूड बदलो, लेकिन मैंने जबरदस्ती इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये इधर की तरफ इशारा कर रहा है, तो बताओ क्या ये वही वेक्टर जो पहले था? नहीं, मैंने इसकी डायरेक्शन के साथ छेड़खानी कर दी। सर, अगर मान लो मैं इसे वापस ऐसे ही कर दूं, तो अब मैंने इसको वापस ऐसे ही कर दिया, तो अब ये वापस वही वेक्टर बन गया जो पहले था। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है और डायरेक्शन भी उतनी ही है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेक्टर है वो चेंज ना हो, आपका वेक्टर अनचेंज रहे, तो आप ये क्या करना पड़ेगा? आपको ना तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी और ना ही उसकी डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो सर अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर था, जैसे कि मेरा हाथ ये वेक्टर है, अब अगर मान लो मैं इस वेक्टर को ऐसे घुमाकर इधर की तरफ ले जाऊं, तो आप बोलोगे देखो मास्टर, आपने ना वेक्टर को उल्टा कर दिया, मतलब अब ये वेक्टर उल्टी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वेक्टर चेंज हो चुका है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको घुमाकर वापस वहीं ले जाऊं, तो फिर आप बोलोगे देखो मास्टर, आपने इसको एक चक्कर लगवा दिया, इसका मतलब इसने 360 डिग्री एंगल बना लिया। मैं अगर बात करना चाहूं, यहां पर ये वेक्टर था, मान लेते हैं कोई भी A वेक्टर था, अगर मैं इसको ऐसे ही घुमाकर वापस यहीं ले आऊं, इसका मतलब मैंने कितना एंगल बना लिया? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो इसने 2 पाई रेडियन एंगल बना लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं किसी वेक्टर को एक पूरा चक्कर कटवा के ले आऊं या 2 पाई रेडियन एंगल बनवा लूं, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है कि इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाई 2n पाई। अब ये n क्या है ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर आपने एक चक्कर लगाया तो कितना एंगल बनाया? 2 पाई। अगर आप दो चक्कर लगवा के लेकर आते उसको, तो कितना एंगल बनाता? 2 इंटू 2 पाई। तो मैं इसको बोलूंगा 3 चक्कर लगवाया तो 2 इंटू 3 पाई, 4 चक्कर लगवाया तो 4 इंटू 2 पाई। इसका मतलब अगर n चक्कर लगाओगे तो पूरे सर n इंटू 2 पाई। तो सर इस तरीके से आपने अगर उसको 2n पाई से रोटेट कर दिया, 2n पाई से, तो वो वेक्टर चेंज ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, याद रखना, n इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा होल नंबर होना चाहिए। मतलब आप उसे 1 2 3 5 6 7 ऐसे ले सकते हो। 1.5 अगर लोगे, इसका मतलब आपने 1.5 चक्कर लगवा दिया, एक चक्कर पूरा और आधा चक्कर, तो सर अब वेक्टर चेंज हो गया सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेक्टर को अगर 2n पाई से घुमा देंगे तो वो अनचेंज रहेगा, चाहे आप 360 डिग्री से घुमाओ चाहे 720 डिग्री से घुमाओ। तो इस तरीके से वेक्टर चेंज नहीं होता। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है भाई, और मैंने यहां पर ना एक वेक्टर बना रखा है, ये है r वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब ये r वेक्टर इस x, y और z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये वेक्टर था, इधर की तरफ इशारा कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो हम मानते हैं ना भाई। अब क्या मैं इसको y, इसको z, इसको x नहीं मान सकता? क्या मान सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारी मर्जी होती है ना यार। ठीक है, तो सर आप डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इन y
एक्स और जेड को चेंज भी कर दूं तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना, वेक्टर तभी चेंज होता है जब उसकी या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो। अगर दोनों सेम रहेगी तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये बातें आपको समझ में आती है। अगर एक पूरा चक्कर लगा के ले आओगे, 2 चक्कर करवा दोगे, 3 चक्कर करवा दोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। और अगर आप एक्सिस को चेंज कर दोगे, एक्स वाई जेड को चेंज कर दो, तो भी हमारा वेक्टर सेफ रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब हमें कुछ वेक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहां पर कुछ वेक्टर के नाम लिखे हुए हैं। पहला है पैरेलल वेक्टर। अब सर पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अब नाम से ही दिख रहा है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैं उनको पैरेलल वेक्टर बोलूंगा। जैसे कि यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल बनाया, ये रहा भाई साहब एग्जांपल। लो यहां पर सर देखो, ये एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक बात तो पक्की है, दो वेक्टर्स पैरेलल तभी होंगे जब उनकी डायरेक्शन, देखो सर यहां ये है एक्स केप, ये है वाई केप, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। शायद वर्ड तो दिख नहीं रहा होगा, ये एक्स केप, ये वाई केप, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। एक्स केप और वाई केप दोनों सेम है, ठीक है। अब ये केप क्या होता है? सर टोपी वाला वेक्टर तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक्स की डायरेक्शन और वाई की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। दो वेक्टर पैरेलल तभी होंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन सेम है इनकी, तो अगर मैं एक्स और वाई के बीच में एंगल देखना चाहूं तो तुम एंगल क्या बताओगे? सर एंगल कैसे निकालते हैं? सर मैं यहां पर ना एक्स वेक्टर को लिख लूंगा और यहीं पर वाई वेक्टर को लिख लूंगा, तो लो मैंने इसकी टेल से मिलाकर ये वाई वेक्टर बना दिया। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री होगा तो पक्का पक्का क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो आई होप कि आपको पैरेलल वेक्टर समझ में आया। सिंपल सी चीज है, अगर डायरेक्शन सेम हो तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर सदिश, ठीक है, समांतर सदिश, जब डायरेक्शन सेम हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्या? सर देखो ना, ये एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड था यहाँ पर, ये एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ सेम तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब वेक्टर सेम हो चाहे ना हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम होनी, अगर डायरेक्शन सेम हो गई, एंगल 0 डिग्री हो गया, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब एक और चीज़ है कि सर इसमें अगर मान लो मैं एक स्पेशल केस लूँ, स्पेशल केस ये है कि अगर मैं एक्स और वाई दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम कर दूं, तो जैसे कि अगर मान लो ये हमारे पास x वेक्टर है और ये हमारे पास y वेक्टर है। एक बात बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ बिल्कुल पैरेलल हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम। सर देखो x केप और y केप बराबर है, डायरेक्शन सेम है। अच्छा सर बताओ, क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है? हाँ बिल्कुल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर तो इक्वल ही है कि नहीं? x और y दोनों इक्वल है। तो सर यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि पैरेलल वेक्टर होने का मतलब होता है डायरेक्शन सेम। और अगर मान लो डायरेक्शन भी सेम हो जाए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो फिर मैं उन दोनों वेक्टर्स को बोलूंगा सेम वेक्टर। ये दोनों सेम वेक्टर्स ही हैं, या इसी को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये दो वेक्टर्स जो है, यहाँ पर x और y दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। पैरेलल वेक्टर तब होंगे जब केवल डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वेक्टर क्या बन जाएंगे? इक्वल वेक्टर। याद रखना, यहाँ पर मैं x वेक्टर के बीच में और y वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन लगा सकता हूं। क्यों? दोनों वेक्टर इक्वल हैं। दो वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन तभी आता है जब वो दोनों इक्वल होते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि देखो भाई साहब ये एक ए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर का लंबा, 5 मीटर लंबा ये वेक्टर है, ओके। अच्छा ऐसे ही मैं यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर लेता हूँ, ये एक बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर। तो आप मुझसे कहोगे देखो सर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है? लगभग सेम है। तो लगभग सेम का मतलब सेम ही है। तो सर यहाँ पर ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? आप बोलोगे नहीं सर, ए की जो डायरेक्शन है
वो बी की डायरेक्शन के इक्वल नहीं है। डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर इशारा कर रहा है और एक इधर इशारा कर रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अच्छा, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ क्या ए और बी इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल तभी होते हैं जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो मैं यहां बोलूंगा ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल का साइन तभी आएगा जब दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। देखो यहां डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने बोला कि आपके पास ये एक वेक्टर था ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर। तो मैं यहां ये कहूंगा, देखो सर, ए केप और बी केप तो बराबर है, हमको पहले से ही पता है केप जो होती है वो डायरेक्शंस होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन बराबर है। लेकिन यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है क्या? नहीं, इसका 5 इसका 8, तो दोनों नॉट इक्वल। अब सर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो वेक्टर के पास तो ले दे के दो ही चीजें होती है ना, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर सेम तभी होगा जब दोनों चीजें सेम हो। यहां पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मैं कहूंगा ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने ये कहा एक वेक्टर तो ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर। ये भी 5 मीटर लंबा और ये भी 5 मीटर लंबा। अब आप कहेंगे देखो सर दोनों ना एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे हैं? पैरेलल, समांतर सदिश तो हैं, पैरेलल हैं। लेकिन सर यहाँ एक बात और है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन तो बराबर है, लेकिन साथ में इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो तो वो वेक्टर कैसे कहलाते हैं? वो वेक्टर सेम होते हैं। तो यहां पर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से सेम लिख सकता हूं। दो वेक्टर सेम तभी होंगे जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो यहां पर मैंने दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाया है। इक्वल का साइन तभी आएगा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। देख लीजिए ध्यान से इन वेक्टर्स को। अगर कोई डाउट अगर आपका होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वैसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अनइक्वल वेक्टर, अब सीधी सी बात है सर, अगर इक्वल होंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, और अगर अनइक्वल होंगे तो फटाफट इसको बात को खत्म करते हैं। दो वेक्टर्स अनइक्वल कब होंगे? या तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये अनइक्वल है, मतलब अगर मान लो मैं इसको ए वेक्टर बोलूं और इसको बी वेक्टर बोलूं तो मैं कहूंगा ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, डायरेक्शन अलग अलग है। या फिर मैं कहूं या उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो या उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो सर यहां से ना देखिए, जैसे मैंने आपसे दो वेक्टर बोलूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये दोनों क्या है? अनइक्वल है। या फिर दोनों ही अलग अलग हो, या दोनों अलग हो। दोनों अलग का मतलब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 इसका 8। अब सर ना तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे वेक्टर हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। ना तो डायरेक्शन इक्वल है और ना ही मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं इनके बीच में अनइक्वल का साइन लगाऊंगा। ये रहा अनइक्वल। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, चाहे डायरेक्शन अलग अलग हो, चाहे दोनों अलग हो, तो हम उनके बीच में किसका साइन लगा सकते हैं? अनइक्वल का। याद रहेगी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स की बातें की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। अब है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या होता है? नाम से ही दिख रहा है सर। एंटी पैरेलल का मतलब, अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने दो वेक्टर्स लूँ, ये दो वेक्टर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है। ध्यान से देखो, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? तुम बोलोगे ना सर इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है, मतलब एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, एक्स इधर की तरफ है वाई इधर की तरफ है। आई होप आपको सब एक्स और वाई वेक्टर दोनों दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हो तो मैं लिख देता हूँ इनके ऊपर, मैं लिख देता हूँ ये तो एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है। तो आपके दो वेक्टर्स हैं, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग दिख रहा है। वैसे मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ केवल। तो सर यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी, मतलब एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे आया सर?
इस x और y के बीच में एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल देखने के लिए या तो हेड से हेड जोड़ना पड़ता है या टेल से टेल जोड़नी पड़ती है। तो सर यहाँ पर मैं इस x को उठा लेता हूँ, यहाँ पर ये रहा x वेक्टर मेरा, और मैं इस y को उठा लेता हूँ यहाँ पर, तो ये रहा y वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर रहे। अच्छा, इनके बीच में ना ये एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। मतलब जब दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो वो कैसे वेक्टर्स रहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स रहेंगे। याद रह जाएगी ये बात, आई होप आपको याद रहेगी, एंटी पैरेलल। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या? तुम बोलोगे नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। इसका मतलब एंटी पैरेलल का मतलब केवल इतना है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सर इस तरीके से हमने एंटी पैरेलल समझा। अच्छा, अगर मैं इसमें एक स्पेशल केस पढ़ाऊँ आपको, जैसे कि हमने इक्वल में किया स्पेशल केस, सर अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता, तो अगर x का मैग्नीट्यूड, अगर x वेक्टर का मैग्नीट्यूड और y वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता, तो आप ये कहते हैं कि देखो फिर ये x ये बनता और y ये बनता, क्योंकि इन दोनों का अब मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो फिर मैं इन्हें बोलता कि अब ये इक्वल वेक्टर्स हैं क्या? नहीं, इक्वल तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सर यहाँ पर ना एंगल जो है ना वो 180 है, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ऑपोजिट वेक्टर्स। तो सर ये है ऑपोजिट वेक्टर्स। याद रखना, दो वेक्टर्स अपोजिट तब होते हैं। अच्छा, इन्हीं को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, देखिए मैंने आपके सामने एक यहाँ पे एक फोटो ले रखी है, उस फोटो को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल है। तो सर इसे कहेंगे अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर तभी होंगे जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, एग्जाम्पल ये है कि क्या दो नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं? तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि जो एंटी पैरेलल हो, जो अपोजिट होगा वो पक्का एंटी पैरेलल तो होगा ही। लेकिन याद रखना, जो एंटी पैरेलल होगा वो अपोजिट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपोजिट होने के लिए एक कंडीशन और ज़रूरी है। क्या? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। एंटी पैरेलल में केवल डायरेक्शन अपोजिट हो तो चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर में क्या अपोजिट क्या और सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एंटी पैरेलल समझा। बहुत फटाफट काम करते हैं अपना। अच्छा, नल वेक्टर क्या होता है? अभी मैंने आपको एंटी पैरेलल वेक्टर समझाया कि सर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक बॉडी रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, और वो है 10 न्यूटन का। ठीक है। अच्छा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, और वो है 10 न्यूटन का। आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये दोनों 180 डिग्री पर है। तो मैं ये कहूँगा कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर इक्वल नहीं है सर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल होने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा, F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन बराबर है क्या? तुम बोलोगे नहीं, एक इधर है तो एक इधर है, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव साइन के साथ बराबर है। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि F1 F2 का नेगेटिव वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपोजिट। ठीक है, एक इधर तो एक इधर। F1 इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ F2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर इस पर नेट फोर्स निकालना चाहूँ, देखो सर यहाँ पर ना F1 जो वेक्टर है ना, उस F1 को आप कैसे लिखते हो? सर F1 को लिखना हो तो F1 का मैग्नीट्यूड लिख दो और F1 की डायरेक्शन लिख दो। अच्छा, क्या F1 का मैग्नीट्यूड F2 के सेम है? तो मैं यहाँ पर ये तो F1 वेक्टर हो गया, साथ में F1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? F2 का मैग्नीट्यूड डॉट F1 की डायरेक्शन F2 की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -F2k। ओके, अब सोचो ये माइनस थोड़ा आगे आ जाएगा, तो F1 वेक्टर इक्वल्स टू -F2 का मैग्नीट्यूड डॉट F2 की डायरेक्शन। ये चीज़ क्या है? ये तो F2 वेक्टर है ना भाई, तो सर F1 वेक्टर बराबर है -F2 वेक्टर के।
F1 वेक्टर किसके बराबर है? माइनस F2 वेक्टर के। मैं बोलूंगा F1 वेक्टर F2 का नेगेटिव वेक्टर है, वो तो हमको पहले से ही पता था। अच्छा, फिर अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि बताओ इस बॉडी पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अच्छा, F1 क्या F2 की जगह मैं F1 लिख सकता हूँ माइनस F1, या F1 की जगह माइनस F2 लिख सकता हूँ, तो माइनस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों खुपच खुपच कट गए, मामला कितना आया? 0। इसका मतलब एक बात मैं समझ गया, F1 और F2 दोनों नेगेटिव थे, हाँ, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 0। तो 0 नहीं आता है, 0 वेक्टर आता है, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर ही आता है, दो वेक्टर को सेपरेट करोगे तो भी एक वेक्टर ही आता है। बेसिकली ये 0 आ गया क्योंकि दोनों कट गए, तो मैं ये कह सकता हूं दो नेगेटिव वेक्टर्स का सम हमेशा एक 0 वेक्टर आता है और उसी को बोलते हैं नल वेक्टर। तो सर ये है 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। अच्छा, 0 वेक्टर है तो सर इसका मैग्नीट्यूड है 0। सर मैग्नीट्यूड कितना है? आप बोलोगे मैग्नीट्यूड तो 0 है। अच्छा, डायरेक्शन तुम बोलोगे कुछ नहीं, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये किधर भी हो सकता है। देखिए ये यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखा रखा है, ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, इसके पास कोई डायरेक्शन, कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती। तो आप ऐसे बोल सकते हो नॉट डिफाइंड डायरेक्शन, नॉट डिफाइंड डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखना, 0 वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। 0 वेक्टर कब आता है? 2। कब आएगा सर ये? कब आएगा ये? अरे भाई कब आएगा? नल वेक्टर तब आएगा जब दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करते हो, जब दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपके पास नल वेक्टर आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल वेक्टर समझ लिए। हमने पैरेलल वेक्टर के अंदर एक स्पेशल केस समझा जो कि इक्वल था। इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो। उसके बाद में हमने एंटी पैरेलल समझा। एंटी पैरेलल में एक स्पेशल केस लिया नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स का। अपोजिट तब होंगे जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। फिर मैंने आपको नल वेक्टर समझाया। दो वेक्टर्स नल वेक्टर तब होंगे जब उन दोनों का सम कितना आ जाए? 0। कब आता है? जब दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड कर देते हो तो आपके पास नल वेक्टर आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया रे बाबा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कोलीनियर वेक्टर। देखो सिंपल सी चीज है, कोलीनियर का मतलब जो एक ही लाइन पर होते हैं। किसे कहते हैं? जो एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर हो, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, यहां पर आपके सामने एक डायग्राम दिखा हुआ है, उसमें देखिए क्या ये वेक्टर, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर है, क्या ये एक ही लाइन पर है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक ही लाइन पर बैठे हुए हैं। तो अगर सर दोनों एक ही लाइन पर है तो हम क्या बोलेंगे? एक ही लाइन पर है तो सर क्या है? कोलीनियर है। तो सर इन दोनों का नाम क्या है? ए और बी आर कोलीनियर। अच्छा सर ये तो डायरेक्शन सेम है, तो क्या डायरेक्शन सेम होनी चाहिए? ना, जरूरत नहीं है डायरेक्शन सेम होने की। यहां पर मान लो आपके सामने एक लाइन बनाऊं, एक वेक्टर ये बनाया मैंने, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर ये बनाया, ये बी वेक्टर है। हाँ माना कि दोनों अपोजिट हैं लेकिन एक ही लाइन पर है, तो मैं क्या बोलूंगा? कोलीनियर। एक ही लाइन वाले वेक्टर होते हैं कोलीनियर। जैसे कि देखो सर ये भी कोलीनियर है, तो कोलीनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे और चर्चा। को इनिशियल और को टर्मिनल, नाम से ही दिख रहा है को इनिशियल, जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। क्या हो? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है। देखिए यहां पर देख, यहां पर ये जो है, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर। आई होप कि आपको डायग्राम विजिबल हो, नहीं होता तो मैं दोबारा बना देता हूं। ये y है और ये z है, ठीक है। तो सर ये y वेक्टर है और ये z वेक्टर है। अच्छा यहां पर ना एक o पॉइंट है। अब एक बात बताओ, क्या y और z दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं? हाँ, ऐसे और भी वेक्टर्स हो सकते हैं। सर देखो मैंने यहाँ पर कई सारे वेक्टर्स बना दिए, तो सर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। मैं बोलूँगा क्या ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं? हाँ, इनकी टेल जो है ना वो एक ही पॉइंट पर है। तो एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर्स होते हैं को इनिशियल। और को टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना, जो एक ही पॉइंट पर खत्म हो, जो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिले, सिंगल पॉइंट पर आकर मिले, जो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, वॉइस में प्रॉब्लम लग रही है, या फिर आपको स्पीड से दिक्कत है कि सर थोड़ा स्पीड में बोलते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। बेसिकली फ़ायदा आपको होना चाहिए, आपका पूरा सहयोग ज़रूरी है चैनल के लिए, ठीक है। देखिए जो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिले उनको बोलते हैं को टर्मिनल, या फिर
जो एक सिंगल पॉइंट पर आकर खत्म हो रहे हो उनको बोलते हैं को टर्मिनल। देखो यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं। मैं बोल देता हूँ ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और तीनों एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गए। जो एक पॉइंट पर खत्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? को टर्मिनल। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। सर ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? शायद आपको वीडियो के अंदर लाइटिंग के इस इफेक्ट की वजह से ये डायग्राम नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इस डायग्राम को हटा देते हैं यहाँ से। इस डायग्राम को हटा देते हैं, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। मैंने आपके सामने कुछ वेक्टर्स बनाए। सर देखो ना, एक वेक्टर तो ये था, ये एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर ये है सी वेक्टर, और एक वेक्टर ये है डी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है डी वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और ये वेक्टर है सी वेक्टर। मैंने इसे आपके सामने ना 4 वेक्टर्स बनाए। अब कहो, मैं आपसे पूछूं क्या ये को इनिशियल है? आप बोलोगे नहीं सर, को इनिशियल तब होते हैं जब सिंगल पॉइंट से शुरू हो। यहाँ तो सिंगल पॉइंट से शुरू कहाँ हो रहा है? ये तो ये वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो रहा है, और ये यहाँ शुरू हो रहा है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट दूर दूर है इस पॉइंट से, तो इस ऊपर थोड़ी ना है, नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सर अगर मैं इन वेक्टर्स को पीछे एक्सटेंड करूँगा ना, जैसे अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करूँ, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक पॉइंट से ही आते हुए नजर आ रहे हैं? तो सर वो वेक्टर्स जो एक पॉइंट से शुरू तो नहीं होते, सीधी सी बात है, जो एक पॉइंट से शुरू तो नहीं होते, जो एक पॉइंट से स्टार्ट तो नहीं होते, पॉइंट से स्टार्ट तो नहीं होते, बट पीछे एक्सटेंड करने पर सिंगल पॉइंट से आते हुए दिखते हैं, सिंगल पॉइंट से आते हुए दिखते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, मैंने ये कहा एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन का है, और एक वेक्टर ये है ये 20 न्यूटन का है। मैं आपसे बोलूं क्या ये कॉन्करेंट है? क्या ये कॉन्करेंट वेक्टर है? तुम बोलोगे सर देखो एक पॉइंट से स्टार्ट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर मान लो मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ और इसको भी एक्सटेंड करूँ, तो क्या ये एक पॉइंट से आते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, तो ये कैसे वेक्टर्स हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा ये बताना, मैं बोलूँ ये एक बी वेक्टर है और ये एक ए वेक्टर है, बताओ क्या ये कॉन्करेंट है? तुम बोलोगे सर देखो अगर मैं इसको पीछे से एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ जाके मिल रहा है, और इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ जाके मिल रहा है, तो मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, और ये किसी एक पॉइंट से आते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो सर ये पॉइंट, ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये कॉन्करेंट नहीं है, ये कॉन्करेंट वेक्टर है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कोप्लानर वेक्टर्स की, कि सर कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है? कोप्लेनर, अच्छा कोप्लेनर का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं समतलीय सदिश। समतलीय सदिश वेक्टर को हिंदी में समतलीय सदिश बोलते हैं, और ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हम इनको बोलेंगे समतलीय सदिश। अब बेसिकली समतलीय सदिश क्या होते हैं ये चर्चा करते हैं। मैंने आपके सामने 3 डायरेक्शन बनाई। बेसिकली जब भी आपको डायरेक्शन देखना हो, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, कंधा जो होता है उसको 0,0,0 पे मानो, सामने की तरफ z मान लो, इधर की तरफ x मान लो, और ऊपर की तरफ y मान लो। ये x, ये y और ये z जहाँ पर भी खड़े हो, अब अगर मान लो मैं ऐसे तिरछा खड़ा हूँ तो मैं कंधे को क्या मानूंगा? 0,0,0, सामने मानूंगा z, इधर मानूंगा x, ऊपर मानूंगा y। अच्छा ऐसे तिरछा खड़ा हूं तो सर यहाँ मानूंगा z, यहाँ मानूंगा x, यहाँ मानूंगा y। इस तरीके से मैं डायरेक्शंस को डिफाइन करता हूँ, इस तरीके से मैं डायरेक्शन को डिफाइन करता हूँ, तो 3 डायरेक्शन में मान सकता हूँ। तो सर समतलीय सदिश क्या होते हैं सर? अब समतलीय सदिश का मतलब होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर XYZ बनाया। अब अगर XYZ बनाया तो अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, तो मैं ये कहूँगा कि ये x एक्सिस पर है। किस पर है? x एक्सिस पर। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट है। और अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप कहोगे देखो सर आप ना x एक्सिस पे बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ कहीं बैठा हूँ तो आप बोलोगे सर आप z एक्सिस पे हो, और z एक्सिस पे कौन 0 होता है? सर अगर मान लो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूँ तो आप लिखोगे 0,0,z, मतलब z एक्सिस पर x और y 0 होते हैं, z 0 नहीं होता। x एक्सिस पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ x एक्सिस वाले पॉइंट के, तो x 0 नहीं होगा, y 0 होगा और z भी 0 होगा। ये बात पता है आपको?
अच्छा ऐसे अगर मैं यहाँ की कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पर ना 0 होता है x, y 0 नहीं होता है और z भी 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट लिखे। सर कोऑर्डिनेट लिखना नहीं सीखना था हमको ये जानना था प्लेन क्या बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो ना प्लेन 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 क्या होता है। वैसे मैं बेसिक में तो समझा चुका हूँ, अगर आपको प्लेनर वगैरह समझना है, प्लेन समझना है, कितने टाइप के प्लेन्स होते हैं, तो आप बेसिक मैथ का वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाई है, कोऑर्डिनेट्स देखना समझाया है, प्लेन देखना समझाया है, लाइन की स्लोप की इक्वेशन समझाई है, कर्व की इक्वेशन समझाई है और बहुत सारे इक्वेशन हमने पढ़ी है। यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब सर अगर आप यहाँ खड़े हो तो ना तो आप x पे हो ना आप y पे हो, आप x और y के बीच में हो। इसका मतलब क्या आप x और y को मिलकर बनने वाले एक प्लेन है उसके अंदर हो? तो सर इसे कहते हैं ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अच्छा ऐसे ही जो प्लेन z और x से मिलकर बनेगा उसे कहेंगे एक्स जेड प्लेन, ये है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ऐसे ही जो प्लेन y और z से मिलकर बनेगा उसे कहेंगे वाई जेड प्लेन। तो ये 3 प्लेन बनाए। बेसिकली 3 ही प्लेन नहीं होते हैं, मैंने सिखाया है बेसिक मैथ में इन्फिनिटी प्लेन्स होते हैं, बहुत सारे प्लेन होते हैं। आप कई भी प्लेन बना सकते हो। बस बेसिकली हम फिजिक्स में 3 प्लेन्स की चर्चा करते हैं, 3 ही प्लेनों को चर्चा करते हैं, वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर वाई जेड एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो पता है आपको। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर 2 वेक्टर्स बनाए कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। वैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पर एक सी वेक्टर और बना दिया तो ये सी वेक्टर और बना दिया। अब ये ए बी और सी तीनों एक्स वाई प्लेन में है तो मैं नहीं कहूँगा कि ये कोप्लेनर है। कैसे है? ए बी सी आर कोप्लेनर। तो सर यहाँ पर मैं लिखूँगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, ये कोप्लेनर हैं। सर वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं, जो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में हो। अब प्लेन का मतलब मैं एरोप्लेन या चील गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेन है जो 2 डायरेक्शन से मिलकर बन रहा है। ओके, तो सर यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें 2 वेक्टर्स आपने रखे, 3 वेक्टर्स रखे और तीनों क्या है? कोप्लेनर। ऐसे ही अगर मान लो आप कोई वेक्टर यहाँ रख दोगे, ये एक सी वेक्टर है या फिर ये एक डी वेक्टर है, तो सर ये दोनों भी क्या होंगे? कोप्लेनर। ऐसे आप 2 वेक्टर यहाँ रख दोगे तो ये भी क्या होंगे? कोप्लेनर। आई होप कि आपको कोप्लेनरिटी समझ में आई, 2 वेक्टर्स कैसे या 3 वेक्टर कैसे प्लेन में होते हैं। अब एक सिंपल सा मैं आपसे सामने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन देखो। अब एक वेक्टर तो क्या ही उसके बारे में बात करूँ, 2 वेक्टर्स की बात करता हूँ। ये 2 वेक्टर ए और बी सेम प्लेन में है, हाँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं? क्या 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? क्या 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? 2 वेक्टर्स, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वेक्टर है, एक वाइट कलर का वेक्टर है, ये 2 वेक्टर्स बनाए आपके सामने, ठीक है। देखो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? जो एक प्लेन में हो सके। अब मैं इनको अगर तिरछा लिख रहा हूँ ऐसे, क्या मैं इनसे जाता हुआ एक प्लेन नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। ऐसे रख दूँ तो क्या मैं इनसे जाता हुआ एक प्लेन नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। तिरछा रख दूँ ऐसे ही तो क्या मैं इनसे जाता हुआ एक प्लेन नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। मतलब मैं एक सिंगल शीट में इनको बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। इसका मतलब 2 वेक्टर कैसे भी रख दो, चाहे ऐसे 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 रख दो। कितनी डांस की स्टेप बना दी मैंने। तो सर ऐसे 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 कैसे भी रख दो, ये दोनों वेक्टर हमेशा किस में होंगे? एक सिंगल प्लेन में होंगे। तो सर हाँ बिल्कुल, यस, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो मैं बोलूँगा 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। याद रखना 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर मान लो 3 की बात आ जाए, जैसे ये वेक्टर एक ये वेक्टर है और अगर मैं 3rd वेक्टर ये और निकाल लूँ यहाँ से, ये सर अगर मान लो मैं इसी प्लेन में रखना चाहूँ इन तीनों को, मैंने इन तीनों वेक्टर्स को यहाँ रख दिया, ये तीनों वेक्टर्स हैं ऐसे, ये मैंने रखे। हाँ अभी तो मैं इनको 3 वेक्टर्स को प्लेन में रख पा रहा हूँ, लेकिन मान लो मैं इनमें से किसी तीसरे वेक्टर को ऐसे रख दूँ, ये। अब सर देखो यहाँ पर एक वेक्टर तो इधर है, एक इधर है, इधर है। 2 से जाता हुआ प्लेन तो खींच सकता हूँ, चाहे इन दोनों से खींचूँ, चाहे इन दोनों से खींचूँ, चाहे इन दोनों से खींचूँ, लेकिन तीनों को एक सिंगल प्लेन में नहीं उतार पा रहा हूँ। इसका मतलब 3 वेक्टर एक प्लेन में हो तो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगे। देखो अभी ये तीनों एक प्लेन में ही हैं,
हाँ एक प्लेन में ही है, लेकिन अगर मैं इसको तीसरे को तिरछा कर दूं तो अब ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। मतलब 3 वेक्टर्स जो होते हैं ना, 3 वेक्टर्स, वो हमेशा कोप्लेनर नहीं होते। हाँ हो सकते हैं कभी कभी, स्पेशल कंडीशन में हो सकते हैं, जब आप उसको 3 प्लेन में, तीनों को एक प्लेन में रख दो, जैसे कि ये 3 प्लेन जो 3 जो वो वेक्टर्स थे ABC, ये कोप्लेनर है, लेकिन हमेशा कोप्लेनर नहीं होते। तो सर एक बात ध्यान रखना, 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, बट 3 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, कोप्लेनर क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको कोप्लेनर की बातें समझाई। एक और चीज समझते हैं, एक और वेक्टर होता है, उसकी हम बात करते हैं, 9th वेक्टर, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, पोलर वेक्टर क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल और फाइनल फिक्स होता है, ये बात ध्यान रखना। इतनी सिंपल सी छोटी सी बात ध्यान रखो, जिनका इनिशियल एंड फाइनल फिक्स हो, फाइनल पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर ये A पॉइंट है और यहाँ पर ये B पॉइंट है, मान लो मैं यहाँ से ना घूम के यहाँ पर गया और मैं आपसे पूछूं बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम सीधी लाइन खींचते हैं। तो मैंने यहाँ से एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर, और ये है AB वेक्टर, इसको मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर मान लो मैं ऐसे घूम कर ऊपर से ऐसे ऐसे गया, तो फिर मैं पूछूं बताओ अब मेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो अभी भी कितना होगा, AB वेक्टर ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका हमेशा इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे आप कैसे भी घूम के जाओ, इनिशियल और फाइनल हमेशा A और B ही रहेगा। तो इनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर, जिनका इनिशियल और फाइनल फिक्स होता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँ, एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए पोलर वेक्टर। अच्छा, ऐसे ही एक और वेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है सर, ये समझा दो। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, देखो कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ पहले मैं इसके। जैसे कि आपको मैं बोलूँ टॉर्क, जो टॉर्क होता है ना, वो एक एक्सियल वेक्टर होता है। ऐसे ही अल्फा वेक्टर, एंगुलर एक्सीलरेशन, आपको नहीं पता, हो सकता है आप 11th क्लास के हो तो आपको नहीं पता कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या चीज़ें होती हैं। आगे जैसे जैसे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी, हम लोग रोटेशन भी पढ़ेंगे, हम लोग ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे फ्लूइड भी पढ़ेंगे, रेव भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह सब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फिजिक्स पोडियम पर आपको फिजिक्स 11th और 12th की नीट और जेई लेवल की पूरी फिजिक्स आपको मिलने वाली है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे 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 सारा पूरा मामला फ्लो में आएगा और हम सारे लेक्चर सीरीज अपलोड करेंगे, बट धीरे धीरे। ओके, तो सर ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। ऐसे ही ओमेगा वेक्टर, सर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही थीटा वेक्टर, ये सब इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सारी एक्सियल वेक्टर होती है। अब सर एक्सियल वेक्टर होता क्या है, सर वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है, अगर ये मैं एक प्लेन बनाऊं तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन। इस इक्वेटोरियल की प्लेन की जो परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, वो है एक एक्सियल वेक्टर। ये है एक्सियल वेक्टर जो अर्थ की एक्सिस के अराउंड है। ऐसे अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता, मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, अगर वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसका जो ओमेगा वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। तो सर ये जो वेक्टर है ना, ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पर ये बुक है, ठीक है। अच्छा, इस बुक का प्लेन है ये, इस बुक का प्लेन है ये जो वेक्टर है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। तो ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एक स्पेशल वेक्टर भी होता है, मैंने आपके सामने कई बार इस वेक्टर को बनाया है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं होता, डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होता है। पहली बात तो क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा। सर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस की चर्चा आई है तो पहले देख लेते हैं डायरेक्शंस कैसे कैसे देखते हैं। मैं आपको डायरेक्शन देखना सिखाता हूँ। सर कुछ बेस वेक्टर्स भी होते हैं, इससे पहले हम बेस वेक्टर्स की चर्चा करते हैं। बेस वेक्टर क्या बताते हैं, बेस वेक्टर एक्स वाई जेड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
इन सबकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगी। इसका मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक्स, वाई, जेड, इन सबकी डायरेक्शंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं बेस वेक्टर्स। जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे सामने ये डायग्राम बनाऊं, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आई केप, तो ये बात ध्यान रखना, आई केप। देखो केप वाला चीज क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये आई केप जो है वो बेस वेक्टर और किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की। ऐसे ही वाई जो रिप्रेजेंट करता है वो बोलते हैं जे केप, जेड को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है के केप। अगर मान लो मैं x के अपोजिट में जाऊं तो आप बोलोगे सर आप माइनस एक्स में जा रहे हो, इसका मतलब यहां डायरेक्शन आई केप आएगी या आई केप का उल्टा, आई केप का उल्टा, और उल्टे को हम क्या बताएंगे, माइनस आई केप। ऐसे ही y का उल्टा नीचे माइनस जे केप, जेड का उल्टा माइनस के केप। तो इस तरीके से मैंने i, j और k ये तीन वेक्टर्स डिफाइन किए। आई केप, जे केप और के केप ये सब बेस वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही हम आपके सामने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना देता हूं। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं आई केप से, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं जे केप से, वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई केप से और साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जे केप से। और अगर मान लो आप ऊपर जा रहे हो तो उसे बोलते हैं के केप, अंदर जा रहे हो तो माइनस के केप। इसकी चर्चा मैं काइनेमेटिक्स में आपके सामने करूंगा। तो अभी तो हमने बेस वेक्टर्स सीखे। बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, एक्स, वाई, जेड की। ये जो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आई केप, माइनस आई केप, जे केप और माइनस जे केप, ये सब के सब यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स क्या बताता है, डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए केप या फिर आई केप या जे केप। तो जिसके ऊपर भी केप लगी होगी ना वो कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सर यूनिट वेक्टर कोई भी होगा उस ससुरे का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। 2, 3, 5, 7, 15, 20 नहीं होगा। और पहली बात माइनस में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होता। तो हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मतलब अगर मान लो मैं आई केप का मोड निकालना चाहूं, आप बोलोगे 1। मैं जे केप का मोड निकालना चाहूं, आप बोलोगे 1। मैं के केप का मोड निकालना चाहूं, आप बोलोगे 1, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस बताते हैं और इनके ऊपर केप लगी हुई है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं माइनस आई केप का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो -1, मत कह देना माइनस नहीं आएगा, +1 ही आएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस ही होता है। माइनस जे केप का भी 1 ही होगा, माइनस के केप का भी 1 ही होगा। इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर की चर्चा की, हमने बेस वेक्टर समझे, हमने सारे के सारे वेक्टर्स की चर्चा कर ली है। जो आज मैंने वेक्टर्स की चर्चा की है उसमें मैंने केवल वेक्टर्स के टाइप्स बताए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कम से कम वेक्टर्स के टाइप पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि कैसे काम में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक AIPMT का एक ओल्ड क्वेश्चन लिया है, उस ओल्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें आपको A, B, C और D 4 वेक्टर्स बना रखे हैं और आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन ठीक नहीं है भाई साहब। यहाँ पर 3 या 4 ऑप्शन ठीक हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इनके अंदर, बट सिंपल टॉपिक है, सिंपल चैप्टर है, सिंपल एग्जाम्पल से ढंग से समझा होगा तो कर देंगे आप लोग। देखो A, B, C और D। पहला ऑप्शन है A और B आर इक्वल वेक्टर्स। देखो भाई A और B इक्वल तब होते हैं जब डायरेक्शन भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। हाँ बिल्कुल, दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सही बात है, ए ऑप्शन सही है। अच्छा बी की बात करते हैं। ए बी और सी आर पैरेलल। नहीं सर, ए और बी तो पैरेलल हैं लेकिन सी पैरेलल है ही नहीं, इसकी तो डायरेक्शन अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अच्छा ऐसे ही बी और सी आर को इनिशियल। बी और सी हाँ सही है, को इनिशियल वो होते हैं जो सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। अच्छा डी ऑप्शन, बी एंड डी आर एंटी पैरेलल। बी एंड डी आर एंटी पैरेलल, हाँ ये बात भी सही है। तो सर यहाँ पर ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो मेरा ऑप्शन ये तो नहीं होगा सर। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए, सी और डी केवल थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में है, तो मेरा ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को वेक्टर्स को पहचानना आना चाहिए, कैसे कोई वेक्टर कैसा है। ठीक है, उनके टाइप्स इसलिए हमने पढ़े और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।